नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर थे, जहां दिशा की बैठक के दौरान उनकी और यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच तीखी बहस हो गई। राहुल गांधी ने बैठक में कहा है कि वे दिशा के अध्यक्ष हैं और इसीलिए उनसे पूछताछ कर रही है, चर्चा होनी चाहिए। और साथ ही साथ इस पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि जब लोकसभा में आप अध्यक्ष का कहना नहीं मानते तो मैं यहाँ उनका कहना मानने को बाध्य नहीं हूँ। इस बयान ने बैठक में तनाव और ज्यादा बढ़ा दिए। दोनों नेताओं के बीच बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी और दिनेश प्रताप के बीच तू मैं साफ सुनी जा सकती है। बता दें कि दिनेश प्रताप कभी गांधी फैमिली के काफी करीबी थे। हालांकि बाद में उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। अरे भाई परिधि के बाहर कोई जाएगा तो आपको कहना है कि आई वुड लाइक टू स्पीक, आई वुड लाइक टू स्पीक ना। यस, अगर गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं कैसे आप चेयर को एड्रेस करूंगा? गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं आप चेयर को एड्रेस आपके कहने से नहीं मान लूंगा। नहीं, चेयर को एड्रेस अगर प्रोसीडिंग गलत दिशा में जाएगी, मैं कह रहा हूं कि अगर ये परिधि में है, दिशा में बंद है तो करो ना। आप सुनिए, मैं एड्रेस कीजिए उनको एड्रेस नहीं, मैं ऐसा थोड़ी ना, इट हैज टू गो थ्रू चेयर। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा है। मैं पढ़ा दो ना, मैं लेके बैठा हूँ, पढ़ा दो। आप ये प्रोसेस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। नहीं, मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नगर विकास और आवास विभाग में विभिन्न पदों पर चयनित 19 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। इसके साथ ही नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उन्होंने झारखंड पर्यटन तथा झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लोगो एवं वेबसाइट के साथ साथ सांस्कृतिक दल प्रबंधन प्रणाली एप्लीकेशन का भी शुभारंभ किया है। बता दें कि झारखंड मंत्रालय में इस अवसर पर सीएम ने कहा है कि राज्य को मजबूत और बेहतर बनाने की दिशा में उनकी सरकार लगातार प्रयासरत है। राज्य का सर्वांगीण विकास गठबंधन सरकार की प्रतिबद्धता है। इसी बीच सीएम के हाथों नियुक्ति पत्र पाने वाले कई अभ्यर्थियों ने मीडिया से बातचीत में खुशी अपनी जाहिर की है। पूरे प्रकरण में 23वां महीना में हम लोग को नियुक्ति पत्र मिला है और बहुत खुशी है। आज झारखंड सरकार के द्वारा हम लोग को नियुक्ति पत्र मिला। राजस्व निरीक्षक के पद पर मेरी नियुक्ति हुई है धनबाद नगर निगम में। आगे मैं तो मुख्य रूप से मैं जेपीएससी का भी तैयारी करता था और लगातार मैं 3 बार मेंस लिखा हूं जेपीएससी का, लेकिन कुछ वजह से मैं फाइनल अंतिम तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं, अंतिम पायदान तक। लेकिन आगे प्रयास करूंगा मैं पहुंचने का और अपने जो मुझे उत्तरदायित्व दिया जाएगा उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सहायक पुलिसकर्मियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा अवधि 1 साल के लिए बढ़ा दी है, जिससे कि अब 2200 से ज्यादा सहायक पुलिसकर्मियों को फायदा होगा। बता दें आपको कि जिस तरह से फैसला दुर्गा पूजा से पहले आया है और इससे सहायक पुलिसकर्मियों में खुशी की लहर है। सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा अवधि 8 अगस्त से 30 अगस्त 2025 के बीच समाप्त होने वाली थी, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब उनकी सेवा अवधि 1 साल के लिए बढ़ जाएगी। गृह विभाग अब इस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद के समक्ष स्वीकृति के लिए भेजेगा। और गौर करने वाली बात यह कि सहायक पुलिसकर्मियों ने पिछले साल लंबे समय तक आंदोलन किया था, जिसके बाद उनकी मांगों पर विचार करते हुए उनका वेतन 10,000 रुपये से बढ़ाकर 13,000 रुपये कर दिया गया था। इसके बावजूद भी उनकी वेतन होमगार्ड से कम है, जिस पर अभी विचार किया जाना बाकी है। मुख्यमंत्री के इस कदम को सहायक पुलिसकर्मियों की मेहनत की कदर किए जाने के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले भी सहायक पुलिसकर्मियों को सेवा विस्तार और मानदेय में बढ़ोतरी का आश्वासन दिया गया था। वहीं झारखंड दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने राजधानी रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस अवसर पर कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध
सीसीएल के सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह भी मुख्य रूप से उपस्थित नजर आए। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि सरकार सुशासन, व्यापार में आसानी से सतत आर्थिक प्रगति के उद्देश्य से निरंतर सुधार लागू कर रही है। घरेलू उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत सरकार ने लगभग 32,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, ताकि निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों को घरेलू महत्वपूर्ण खनिजों की खोज के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। साथ ही भारत महत्वपूर्ण खनिजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है और इस मिशन का उद्देश्य इस निर्भरता को कम करना है। सरकार ने पिछले साल 60,000 करोड़ रुपए के कोयला आयात में कमी लाकर विदेशी मुद्रा की बचत की। कोल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों और खनन श्रमिकों के लिए 3 लाभों की घोषणा की गई है, जिसमें एक जैसी वर्दी, अनुग्रह राशि में वृद्धि और अतिरिक्त बीमा कवरेज शामिल है। झारखंड में और कोयला सेक्टर में और रिफॉर्म्स लाएंगे। माइन सेक्टर में भी हो, कोयला सेक्टर में भी हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इच्छा है, हमारा विजन भी है, हमारा कमिटमेंट भी है। रिफॉर्म्स 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 परफॉर्म्स ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म, इस दृष्टिकोण से भी हम भारत को आगे बढ़ना चाहते हैं। सभी मिनिस्ट्रीज इस रिफॉर्म्स के लिए कमिटमेंट के साथ काम करें। हमारा माइनिंग मिनिस्ट्री में, कोल मिनिस्ट्री में और रिफॉर्म्स का बहुत जरूरत है। इस रिफॉर्म्स लाने के लिए अलग अलग समय समय पर हम आगे बढ़ रहे। लास्ट 11 इयर्स जितने रिफॉर्म्स इस सेक्टर में लाए हैं, दूसरा मिनिस्ट्री में नहीं लाए। अगली खबर का रुख करते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षकों के अंतर जिला तबादले से जुड़ी हुई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही साथ बता दें कि सुनवाई के दौरान प्रार्थियों ने कोर्ट को ये बताया कि ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर पोर्टल पर उनका आवेदन सिर्फ इस आधार पर खारिज कर दिए गए हैं कि उनके जीवन साथी सरकारी कर्मचारी नहीं है। राज्य सरकार के एक आदेश में स्पष्ट प्राविधान है कि अनुबंधित कर्मचारियों के रूप में कार्यरत जीवन साथी वाले मामलों को भी दंपत्ति स्थानांतरण श्रेणी में शामिल किया जाएगा। हालांकि शिक्षकों ने यह आरोप लगाया कि कार्रवाई राज्य सरकार की स्वीकृति नीति के विरुद्ध है और समान परिस्थितियों में वर्ष 2024 में कई अन्य शिक्षकों को दंपत्ति स्थानांतरण का लाभ दिया गया है, जबकि प्रार्थियों को इससे वंचित रखा गया है। मालूम चला है कि प्रार्थी वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिलों में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत भी है। उन्होंने जीवन साथी के कार्यस्थल वाले जिले में तबादले के लिए आवेदन भी किया था। इसके अलावा याचिका में हाई कोर्ट से ये भी मांग की गई है कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे स्थानांतरण नीति के अनुसार उनके आवेदनों पर पुनर्विचार करें, जो कि पहले समान परिस्थितियों वाले शिक्षकों को दिया जा चुका है। तो वहीं इस मामले की अगली सुनवाई अब आगामी दुर्गा पूजा के बाद की जाएगी। अगली खबर का रुख करते हैं। गढ़वा उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने धुरकी प्रखंड के 3 विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ही उन्होंने शैक्षणिक गुणवत्ता संस्थानों के उपयोग, छात्र छात्राओं की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन एवं स्वच्छता व्यवस्था की बारीकी से समीक्षा की है। निरीक्षण की शुरुआत पीएम श्री विद्यालय से की गई है। उपायुक्त ने प्रभारी प्राचार्य से शैक्षणिक गतिविधियों की विस्तृत जानकारी ली है। वे कक्षा पहुंचे और साथ ही साथ विद्यार्थियों से सीधे सवाल जवाब कर शिक्षण स्तर की जांच की है। उन्होंने पाया कि पढ़ाई की गति अपेक्षित स्तर पर नहीं है। इस पर उन्होंने शिक्षकों को सचेत किया है और स्पष्ट कहा है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी भी प्रकार की शिथिलता पाई गई तो सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने विद्यालय परिसर की स्वच्छता और मध्याह्न भोजन का भी जायजा लिया। खबर सासाराम से है, जहां पर बिहार सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री तथा भाजपा नेता जनक राम ने कांग्रेस तथा आरजेडी पर जोरदार हमला किया है तथा महागठबंधन के कांग्रेस और आरजेडी के नेता लुटेरी पार्टी के सरगना है। ये भी कहा कांग्रेस ने जहां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर देश को लूटा है, तो आरजेडी अपराधियों का गिरोह बनाकर प्रदेश को लूटने का काम
कर चुकी है। पहले छोटे छोटे चोर लुटेरे जिस तरह से गिरोह बनाकर लोगों को लूटते थे, उसी तरह ठीक से आरजेडी भी अपराधियों का एक गिरोह की तरह काम करती है। यही कारण है कि जनता सजग हो गई है और पिछले 20 सालों से इन लोगों को सत्ता के आसपास भी भटकने नहीं दे रही है। लालू परिवार एंड कंपनी को जब भी मौका मिला तब बस बिहार को लूटने का काम किया है, लेकिन अब जनता ने जब से बिहार की बागडोर नीतीश कुमार के हाथ में दे दी है, इन लुटेरों का पर्दाफाश हो गया है। ऐसे में बिहार को आगे ले जाने के लिए एकमात्र नीतीश कुमार ही इसे 20 सालों से हैं और आज भी हैं और आने वाले कल में भी नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। कांग्रेस पार्टी हो या महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल के नेता हो, ये दोनों लोग लुटेरे पार्टी की सरगना है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके कभी देश को लोगों ने लूटा है। जब ये महागठबंधन के नेता श्री लालू यादव जी को अवसर मिला तो इन्होंने बिहार को लूटा है। छोटे छोटे चोरी करने के लिए एक गिरोह होता है और जब बड़ा डाका डालना होता है तो इन लोगों ने महागठबंधन का नाम दे करके देश के नागरिकों, बिहार की जनता को आंख में धूल झोंक करके फिर लूटने के लिए ये साजिश और षड्यंत्र करते हैं। बिहार की जनता सजग हो चुकी है, इन लुटेरे लोगों को पर्दा खुल चुका है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में गोपालगंज के हथुआ विधानसभा में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। सबया एयरपोर्ट मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर उनके फोकस में नहीं है। प्रशांत किशोर ने तंज भरे अंदाज में कहा कि राहुल गांधी बहुत बड़े आदमी हैं, उनके फोकस में बिहार का युवा नहीं है बल्कि देश और मोदी है। हम लोगों को बिहार से मतलब है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के परिवार से हैं, प्रधानमंत्री के बेटे रहे हैं और उनके फोकस में प्रशांत किशोर का बिहार कैसे आएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बिहार के युवाओं से मतलब नहीं है, उनको लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव से मतलब है, लेकिन प्रशांत किशोर को बिहार के युवाओं से मतलब है। हमारे फोकस, उनके फोकस में प्रशांत किशोर कैसे रहेंगे? उनके फोकस में को अपने बारे में बोलने से मना किया है। अरे सुनिए, ठीक बात है, राहुल गांधी बहुत बड़े आदमी हैं, उनके फोकस में बिहार का युवा नहीं है, उनके फोकस में देश है, मोदी हैं। हम लोग को बिहार से मतलब है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के परिवार के हैं, इसलिए प्रधानमंत्री के लड़के हैं, तो उनको प्रशांत किशोर का पर फोकस कैसे आएगा? बेचारे बड़े व्यक्ति हैं, उनको प्रशांत किशोर पर मतलब नहीं है, बिहार के युवा से मतलब नहीं है, उनको लालू यादव के लड़के से मतलब है, उनको नरेंद्र मोदी से मतलब है। और प्रशांत किशोर को बिहार के युवाओं से मतलब है, बिहार के बेरोजगारों से मतलब है, बिहार के युवाओं का पलायन बंद होना चाहिए। इससे वही खबर बिहार के कैमूर जिले से है, जहां पर बता दें आपको कि बुधवार को बहुजन समाज पार्टी के जागरूकता कार्यक्रम में बसपा के आकाश आनंद सहित कई नेता कैमूर पहुंचे थे। मोहनिया में कार्यक्रम के बाद पार्टी की कार्यकर्ता जो है कामना जगन्नाथ ने पार्टी पर टिकट खरीद फरोख्त का गंभीर आरोप लगाया था। इस आरोप के बाद कैमूर में राजनीति सरगर्मी बढ़ गई। अररिया रेलवे स्टेशन पर अभी तक कई जरूरी ट्रेनों का ठहराव नहीं है, जिससे कि स्थानीय यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से वंदे भारत जैसे अहम ट्रेनों का ठहराव न होना उनके लिए बड़ी समस्या बन गया है। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने अपने समर्थन में पोस्टर और नारों के साथ रेलवे स्टेशन पर आवाज उठाई। उनका कहना है कि पुराने अररिया रेलवे स्टेशन को अपेक्षित यानी कि उपेक्षित किया जा रहा है और जल्द से जल्द इन ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित किया जाए। आने वाले 14 सितंबर को स्थानीय लोगों ने ऐलान किया है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे बाजार बंद कर रेल चक्का जाम करेंगे। इससे पूरे जिले में भारी आक्रोश और आंदोलन की आशंका है। हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं कि इससे पहले भी जब सीमांचल खुली तो हुआ कि यहाँ रुकेगी, ठहराव होगी, लेकिन ठहराव नहीं हुआ।
उस समय भी बहुत सारा आंदोलन हुआ, तो बाद में हुआ कि और जब नया ट्रेन खुलेगी तो यहाँ ठहराव दिया जाएगा। और अब जब पूरा अररिया जिला अपग्रेड हो गया है, स्टेशन सब बनकर तैयार है, जब कोई भी विपदा की घड़ी आती है तो अररिया रेलवे स्टेशन सोचता है। जब कोरोना हुआ तो ट्रेन का ठहराव के लिए अररिया स्टेशन को जिला प्रशासन ने चूज किया और यहाँ अच्छी व्यवस्था रही और सबको व्यवस्था मिला। और सारा कोरोना काल में जो भी ट्रेन है अररिया आरएस स्टेशन पर ही रुकी, अररिया स्टेशन पर ही रुकी। लेकिन आज जब लंबी दूरी की ट्रेन चालू हो रही है तो अररिया को बाईपास कर काम जो रेल प्रशासन कर रहा है उसके खिलाफ हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। भागलपुर स्थित समीक्षा भवन में अपराध नियंत्रण को लेकर जिले के सभी थानाध्यक्ष और इंस्पेक्टर के साथ एसएसपी हृदयकांत ने समीक्षा बैठक की है, जहां अपराध नियंत्रण एवं जिले के केसों के निष्पादन को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर भी जिले के सभी थानाध्यक्षों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। भागलपुर के जिला दंडाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि 13 सितंबर शनिवार को 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा दोपहर 12 से 2 बजे तक एकल पाली में होगी और इसके लिए शहर के 44 परीक्षा केंद्रों को 23 जोन में विभाजित किया गया है। परीक्षा के दौरान स्टैटिक दंडाधिकारी, गश्ती दल सह जोनल दंडाधिकारी एवं उड़न दस्ते की प्रतिनियुक्ति की गई है। सुबह 9 बजे से केंद्रों पर वीक्षक मौजूद रहेंगे और 9:30 बजे से कड़ी जांच यानी QR बारकोड स्कैनिंग एवं पहचान पत्र मिलान के बाद ही परीक्षार्थी जो हैं उनको प्रवेश मिल सकेगा। मेरे ज़िला में 47 पुल सेंटर हैं और 20,000 से अधिक जो परीक्षार्थी हैं उनकी परीक्षा आयोजित की जा रही है। हम लोगों ने विशेष रूप से ट्रैफिक पे स्पेशल फोकस किया था कि बड़ी वाहनों को हम लोग पहले से रोक दें ताकि किसी भी परीक्षार्थी को समय पर एग्ज़ाम सेंटर पे आने में कोई दिक्कत नहीं हो। दूसरा कि परीक्षार्थियों से भी आपके माध्यम से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, अपने यदि वाहन लगाते हैं तो एग्जामिनेशन जो सेंटर है उसके गेट पे नहीं लगाएं ताकि अन्य परीक्षार्थियों को दिक्कत नहीं हो। थर्ड की प्रॉपर फ्रिस्किंग होगी। डिजिटल डिवाइस के लिए हम लोग चेक करेंगे। जगह जगह होटल, रेस्तरां जो भी हैं उनको भी हम लोग चेक करेंगे और अपने मजिस्ट्रेट को और पुलिस फोर्स को हम लोगों ने प्रॉपर ब्रीफ किया है और मुझे विश्वास है कि काफ़ी संख्या में यहाँ एग्ज़ाम हो रहे हैं तो सभी लोग एक्सपर्टाइज सभी लोगों को प्राप्त भी हो गया, अच्छे से एग्जाम करेंगे। वही खबर सासाराम से है, जहां पर मुफज्जिल थाना क्षेत्र के विश्रामपुर में देह व्यापार के एक धंधे का खुलासा हुआ। पुलिस ने छापेमारी कर मौके से 9 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया है और 8 महिला एवं 4 पुरुष को गिरफ्तार भी किया गया। इलाके के एसडीपीओ 2 कुमार वैभव के नेतृत्व में लगभग 5 स्थानों के पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बता दें कि मुफज्जिल थाना के विश्रामपुर के इलाके में वर्षों से नाच पार्टी संचालित होती रही है। उस नाच पार्टी के आड़ में ही देह व्यापार का धंधा भी खूब फल फूल रहा है। पुलिस ने विश्रामपुर के रेड लाइट इलाके में ये कार्रवाई की है। एसडीपीओ वैभव कुमार वैभव ने बताया है कि मुक्त कराई गई नाबालिग 9 लड़कियों में से कई लड़कियां बिहार के और बाकी दूसरे राज्यों की भी रहने वाली हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गरियाबंद एवं नारायणपुर जिले में नक्सल मोर्चे पर मिली बड़ी सफलता पर सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस और डीआरजी के जवानों को बधाई दी है। गरियाबंद जिले में हुई मुठभेड़ में अब तक बताया ये जा रहा है कि 10 नक्सली ढेर किए गए हैं। इनमें 1 करोड़ के इनामी और केंद्रीय समिति सदस्य मोडेम बालकृष्ण उर्फ मनोज भी शामिल है। ये नक्सल उन्मूलन अभियान में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसी क्रम में नारायणपुर जिले में भी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण की राह चुनी है। और आपको बता दें कि जनताना सरकार सदस्य, पंचायत मिलिशिया डिप्टी कमांडर, पंचायत सरकार सदस्य और न्याय शाखा अध्यक्ष सहित कुल 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में लौटने का संकल्प लिया है। आज विद्युत नियामक आयोग का राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिवसीय आयोजित हुआ है और ये हर 2 महीने में देश के किसी प्रदेश में भी होता है और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि इस बार यहाँ पर नियामक आयोग का
ये सम्मेलन हो रहा है और इसमें हमारे नियामक आयोग के केंद्रीय अध्यक्ष बरुआ जी सहित सभी प्रदेशों के नियामक आयोग के अध्यक्ष सदस्यगण उपस्थित हुए हैं। तो सबका मैं मुख्यमंत्री के नाते हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं और 2 दिन तक इसमें चर्चा होगी कैसे विद्युत के सेक्टर को आगे बढ़ाया जाए और कैसे उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक सुविधा दिया जाए, कैसे उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। सब सारी चर्चाएं होंगी। बिजली मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, पग पग में बिजली की आवश्यकता होती है। तो हम सब लोगों को सस्ता और सुरक्षित बिजली पहुंचाने के लिए वचनबद्ध हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2024 से 30 ने प्रदेश को नई ऊर्जा प्रदान की है, जिसका असर जगदलपुर में साफ तौर पर नजर आया है। निवेशकों ने बस्तर के औद्योगिक, व्यापारिक और सामाजिक संभावनाओं को लेकर उत्साह दिखाया है। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री साय ने उद्यमियों से मुलाकात कर क्षेत्र की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुल्हारी घाट वन परिक्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बीती रात हुई मुठभेड़ में बड़ी सफलता हाथ लगी है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार इस कार्रवाई में 10 नक्सली मारे गए, जिसमें 6 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। मुठभेड़ गुरुवार दोपहर शुरू होकर देर रात 1:30 बजे तक चली है, जिसमें दोनों ओर से लगातार फायरिंग होती रही। अगली खबर का रुख करते हैं। बस्तर की 600 वर्षों से चली आ रही परंपरा और आस्था का प्रतीक विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा इस वर्ष भी भव्य रूप में आयोजित किया जाएगा। बता दें आपको कि राजधानी रायपुर में बस्तर दशहरा समिति ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव सहित कई जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण सौंपा है और इस बार के मुरिया दरबार में देश के गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विशेष रूप से शामिल होंगे। 75 दिन मनाया जाता है और लगभग 600-650 वर्षों से ये परंपरा निर्विघ्न रूप से चल रहा है और इस वर्ष भी 75 दिन का दशहरा हम मनाने जा रहे हैं। हमारे जो अमावस्या तिथि से प्रारंभ होकर हमारे माँ दंतेश्वरी माई का डोली विदाई तक, मावली माता का डोली विदाई तक संपन्न यह दशहरा का आयोजन किया जाता है। बीच बीच में बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम और अलग अलग विधान का कार्यक्रम होता है। माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी इस दशहरा में आएंगे और विशेष करके हमारा मुरिया दरबार लगता है। अगली खबर का रुख करते हैं और खैरागढ़ जिला खैरागढ़ में पुलिस द्वारा नशे और नशेबाजों के विरुद्ध सख्त मुहिम चलाई जा रही है। इस अभियान की अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पे इस अभियान में सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीकर जो है वो हंगामा करने वाले करीब 100 व्यक्तियों को थाना खैरागढ़ लाकर चेतावनी दी गई है। साथ ही साथ परेड कराई गई है और उन्हें नशे के दुष्प्रभावों पर निबंध लिखवाकर नशा छोड़ने की विशेष हिदायत भी दी गई है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सलका में एक 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या का मामला सामने आया है। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा सुमन ने घर के मयार में फांसी लगाकर जान दे दी और साथ ही साथ जिससे पूरे इलाके में शोक का माहौल है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।